हेलो दोस्तों, जो भी राजस्थान में 10th बोर्ड की तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं एक मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ। सब्जेक्ट कौन सा है? विज्ञान। ठीक है, आरबीएसई बोर्ड। तो इसमें ये पहला लेके आया हूँ। सवा 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है और 80 नंबर का आपके पास पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें उसके बाद में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम गवाए। तो देखो, पहला सवाल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में होने वाला परिवर्तन। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई है, और ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। दूसरा सवाल है कि 4Na यानी कि सोडियम प्लस O2, और ये NaO2, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, NaO2 अभिक्रिया है। तो इसमें देखो, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी उपचयन। कौन सी हो जाएगी? उपचयन। इसमें भी क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि उपचयन। इसी को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीकरण। इसी का ही नाम है, तो दोनों एक ही है। उपचयन, यहाँ पर उपचयन है ना। अगला सवाल, निम्न में से आयनिक यौगिक नहीं है। देखो, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें एक तो हो जाएगा ऋणात्मक और एक हो जाता है धनात्मक। जब तत्व जब दोनों मिलते हैं तो आयनिक यौगिक बनता है, जिसको इसको ले लेते हैं। इसमें देखो, कैल्शियम था नहीं, एक पोटेशियम है और क्लोरीन है। पोटेशियम धनायन है और क्लोरीन ऋणायन है। इन दोनों ने जब आपस में अभिक्रिया करी तो एक आयनिक यौगिक बना। इसमें ये आयनिक है, ये भी आयनिक, ये भी आयनिक, लेकिन ये आयनिक नहीं है। ये कौन सा है? तो सहसंयोजन बनते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल, धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण उन्हें पतली चादर में बदला जा सकता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आघातवर्तनीय। अगला है, कार्बन के अपरूप कौन से हैं? देखो, हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, फुलेन भी है, यानी कि ये सभी। अगला है, कार्बन के दो परमाणुओं के बीच एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एकल बंध वाले कहलाते हैं एल्केन। अगर द्विबंध हो तो एल्कीन, और त्रिबंध हो तो एल्काइन। ठीक है। अगला सवाल, जनन की मुख्य घटना क्या है? जनन की मुख्य घटना होती है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता, ऊर्जा उत्पादन नहीं, जल का अवशोषण नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए की प्रतिकृति। जनन के दौरान होने वाली विभिन्नताएं किसके लिए आवश्यक है? देखो, शरीर की टूट फूट में मरम्मत नहीं, जीवों का नियंत्रण, प्रजाति की उत्तरजीविता। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रजाति की उत्तरजीविता। यानी कि कोई प्रजाति अगर बनी रहना चाहती है तो उसमें धीरे धीरे वातावरण के अनुकूल क्या होनी चाहिए? परिवर्तन होनी चाहिए, विभिन्नताएं आनी चाहिए। अगला सवाल है, प्रतिवर्ती दिशा का नियंत्रण कौन करता है? प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे कोई गर्म वस्तु है, जैसे कि क्या है, कोई गर्म वस्तु है, उस पर आपने अगर टच कर लिया गलती से, तो आपके एक संदेश जाता है हाथ को कि जहाँ पर आपने हाथ रखा उसको हटाओ। तो ये जो इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण करता है मेरुरज्जु। अगला सवाल है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य योजक स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका, जैसे एक तंत्रिका तंत्र है, ये कोई है ना, ये एक है, इसमें ऐसी कुछ होती है, तो उसको जब यहाँ से वापस जुड़ती है ना दूसरी से, तो ये वाला इलाका होता है, इसको बोलते हैं सिनेप्स। योजक यानी कि यहाँ से वो जुड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। अगला, ग्लोबल तापन का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा है? ओजोन गैस नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं, नियोन भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये क्या है? ग्लोबल तापन का मुख्य कारण है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टि पटल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आप कर दो सब्सक्राइब और एक कर दो लाइक। तो मैं इसका क्या होगा, अगला वीडियो लेके जाऊँगा। ठीक है। तो अगला सवाल है कि यदि R1 व R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य यानी इन दोनों को जब जोड़ के जब बताएगा ना, तो वो कितना होगा? तो देखो, समतुल्य होगा ना, ये समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है? समांतर, यानी कि ये वाला क्रम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा R1, यहाँ पर हो जाएगा R2। ठीक है ना। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसमें R1 से अधिक नहीं, R2 से अधिक नहीं, दोनों से अधिक नहीं, तो प्रत्येक से क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि हम इनका क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। मान लेते हैं ये है 2, ये है 3, चलो इसको हम 3 नहीं 4 कर लेते ताकि फटाफट हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों रखेंगे, लसअप हो जाएगा 4, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4 तो 2 से भी कम है और 4 से भी कम, यानी प्रत्येक से कम। समांतर अगर क्रम में लिखा हुआ तो प्रत्येक से क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक से कम हो जाएगा। अगला सवाल, चालक तार की लंबाई L अनुप्रस्थ काट A के बीच
प्रतिरोध का संबंध है। देखो, लंबाई और क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, प्रतिरोध एरिया के समानुपाती है। तो लंबाई के समानुपाती है लेकिन एरिया के समानुपाती नहीं होता। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और प्रतिरोध एक बट्टा एरिया के समानुपाती, ठीक है, ये तो सही है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध होता है ना, वो लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती। लंबाई के तो क्या होता है, लंबाई के तो होता है समानुपाती। यानी अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन जो एरिया होता है ना, जैसे ये कोई तार है, ठीक है ना, तार को अगर मैं मोटी कर दूं तो एरिया बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम। यानी कि क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। उसके लिए क्या करना पड़ता है, 1/a। तो इसका ये आंसर हो जाता है राइट। अगला सवाल है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो देखो, इसमें ये फैराडे का तो है नहीं, ये भी नहीं है, इन दोनों में से ही है कन्फ्यूजन। तो इसमें से जो इसका सही आंसर होगा ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा फ्लेमिंग का दायां हाथ अंगुष्ठ नियम। अगर हम दायां हाथ की बात करें तो दायां यानी कि सीधा हाथ, दायां हाथ यानी कि सीधा हाथ। और हम हमेशा किस हाथ से दिशा बताते हैं, तो सीधे हाथ से। अगला है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न करने वाली युक्ति। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली, उत्पन्न किससे करते हैं, जनरेटर से ही करते हैं। तो इसका सही आंसर जनरेटर बोलते हैं हम इसको। आहार श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता जो, देखो सबसे पहले तो उत्पादक आता है, लेकिन ये उपभोक्ता नहीं है, ये क्या उत्पादक है। उसके बाद में कौन आएगा, उसके बाद में आ जाएंगे शाकाहारी, तो इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता बोले तो मांसाहारी हो जाता है। अगला सवाल, वे जीव जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर रासायनिक कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते कहलाते हैं। सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कौन करते हैं, तो पेड़ पौधे करते हैं। और पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, उत्पादक। तो ये इसका है। तो फिर ये मैंने इनके उत्तर दे रखे हैं, आप देख लेना इसको। अब है खाल जगह। देखो, दांतों का एनिमल क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान कितने से कम हो जाए, तो 5.5। पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, यानी अम्लीय हो जाए ज़्यादा, तब वो दांत खराब होने लगते हैं, यानी क्षय होने लगता है, खराब होने सड़ने लगते हैं। एथेन C2H6 में ससंयोजक आबंध है। तो देखो, हम काउंट कर लेते हैं। सी कितने हैं, 2, 1 और 2। एथेन है यानी कि एन यानी कि कौन सा बंद होगा, सिंगल होगा, ये एक हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो एक ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो आप बंद देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, 7 है। यहाँ पे से करके देख सकते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल अगर किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनेगी, तो हाइड्रोजन। अगला, ईस्ट में लैंगिक जनन खाले का दौर होता है। ईस्ट के अंदर कौन सा होता है, तो मुकुलन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। मेंडल ने अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए खालिका के पौधों, तुमको सबको पता है कौन सा, मटर के पौधों का उपयोग किया था मेंडल ने। फिर इसके उत्तर लिखे हुए हैं, फिर आगे। अब हम लेके आए हैं अति लघुरात्मक, ठीक है ना। अति लघुरात्मक सभी 1 नंबर के साथ होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया का समीकरण है। तो इसके समीकरण है, ये पढ़ा, 2FeSO4 Fe2O3 फिर SO2 और SO3। अगला सवाल है, रसोई में खस्ता फूली हुई रोटी बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग है। फूली हुई रोटी बनाने के लिए बेकिंग सोडा, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में अशुद्ध धातु किस पर निक्षेपित हो जाती है, ठीक है ना। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि होती है, उसमें देखो अशुद्ध जो धातु होती है ना, तो देखो इसमें उत्तर देखो, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में अविलय अशुद्धियों के एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है। किसके ऊपर हो जाती है, एनोड पर, ठीक है ना। एनोड यानी कि कौन सा, प्लस पर, इसे एनोड पंख कहते हैं। अगला सवाल है, हमारे आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है। अम्ल का काम क्या होता है, जीवाणु को नष्ट करना, और प्रोटीन पर वो पाचन स्टार्ट कर लेता है, करना स्टार्ट करते, खत्म नहीं करता। देखो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य क्या है। देखो, प्रोजेस्टेरॉन
हार्मोन गर्भधारण बनाए रखने में सहायक होता है, यानी कि गर्भधारण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। अगला, जो बीज धारण करने की क्षमता खो चुके होते हैं उनमें जनन की विधि होती है। जो बीज नहीं बना सकते उसमें कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन यानी कि उनके शरीर के किसी भाग से क्या होता है, नया जीव बन जाता है। जैसे ये कोई गन्ना है, गन्ने को अगर आप इसे काट दोगे ना, तो जितनी बार आपने काटा है ना, इसको जब आप वापस बोओगे तो वो एक बीज का काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन। अनुवांशिकता किसे कहते हैं? सीधा सूत्र है, माता पिता से संतानों में गुण का स्थानांतरण क्या है, अनुवांशिकता। कोई माता पिता लंबे हैं तो उनका जो बच्चा होता है वो भी लंबा होता है, यही क्या है, अनुवांशिकता। अगला सवाल है, किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या है? समतल दर्पण में आवर्धन होता नहीं है, ठीक है ना, साइज बराबर होती है, तो आवर्धन कितना हो जाएगा, 1। आवर्धन कितना बड़ा है और कितना छोटा बन रहा है। अगर हमें प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है तो 1.2, 3, 5 ऐसा बनेगा। हमें प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो 0.5, 0.7 ऐसा बनता है। लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बराबर बनता है, यानी आवर्धन कितना हो जाएगा, 1। अगला, एक अवतल दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो, अवतल दर्पण लिया हमने, पर वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखी जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, या प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्तित यानी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो सवाल है यानी कि बड़े वाले सवाल, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके हमको बता दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब, कमेंट एक बार जरूर करना, पार्ट 2, तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊँगा। ओके, धन्यवाद।